मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। और आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे जो कि मौर्य काल से संबंधित हैं। तो उनके बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिससे सब तक पहुंच सके वीडियो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीनतम स्मृति है। ठीक है, प्राचीनतम स्मृति है, कौन सी है प्राचीनतम स्मृति? सही, प्राचीनतम स्मृति है हमारी मनुस्मृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य काल में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? ठीक है, तो उत्तराधिकारी कौन थे बताइए। ऑप्शन है कुषाण, पांड, सातवाहन और शुंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो छूट गया है। अच्छा, मौर्योत्तर काल में शाही मौर्य के बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया जो भारतीय शासक दल था, शासक वंश था, ठीक है, वो कौन सा था जिसमें मौर्य वंश का स्थान लिया था? तो बताइए कौन सा था? तो शुंग वंश था जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? अगला क्वेश्चन है हमारा कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन वंश का था। ठीक है, सातवाहन वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के बने थे? तो सातवाहनों के अधिकतर जो सिक्के थे वो उन्होंने किस धातु के चलाए थे? तो सबसे अधिक सिक्के जो है शीशे के चलाए थे उन्होंने, और इसके साथ ही 14 के भी सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे, तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक सिक्के जो है शीशे के चलाए थे। कुषाणों ने सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे सबसे अधिक। ठीक है, आगे देखते हैं। शक संवत जो 78 ईस्वी में प्रारंभ होता है वो क्या प्रकट करता है? तो कनिष्क का शासन। ठीक है, कनिष्क का शासन जो है 78 ईसा पूर्व में था और इसी को इसने शक संवत लागू किया था। वहीं जो 319 ईसा पूर्व है इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन होता है, चंद्रगुप्त प्रथम का शासन होता है, सॉरी, और यहीं से चलता है गुप्त संवत। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किस नाम से जाना जाता है? भारतीय जो पंचांग है वो शक संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि कुषाण के शक संवत जो उसने शुरू किया था कुषाण ने, उसी पर आधारित है भारतीय पंचांग। शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ है? तो शक संवत जो है वो 78 ईस्वी से शुरू हुआ है, यहाँ पे ईस्वी लिखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? तो शक पंचांग का जो पहला महीना होता है वो चैत का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख है वो उसमें कौन सा उल्लेख मिलता है? तो हेलियोडोरस का जो बेस नगर उल्लेख है उसमें वासुदेव का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? तो चिकित्सा शास्त्र कौन संबंधित थे? तो सबको पता है कि चिकित्सा
से जो संबंधित थे वो थे चरक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है, बताइए। आयुर्वेद का जनक माना जाता है चरक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो सबसे पहले जो कागज बनाने की कला है और बारूद बनाने की कला है, ये चीनियों ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी? तो ऑप्शन है कि भारतीय एवं रोमन, भारतीय एवं मिस्र, और यूनानी एवं रोमन, यूनानी एवं भारतीय। क्वेश्चन क्या था कि कौन सी दो कला शैली सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी? तो भारतीय और यूनानी कला शैली ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो विक्रम संवत और शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। यहाँ का क्वेश्चन ये शायद यहाँ पे क्वेश्चन नहीं टाइप हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसको काट दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि मौर्योत्तर काल में कौन सी कला शैली का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है। तो ये हो जाएगा मथुरा कला शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीयों के लिए महान शिल्प मार्ग किसने प्रारंभ किया था? भारतीयों के लिए जो शिल्प मार्ग है ये कनिष्क ने प्रारंभ किया था। कनिष्क ने शिल्प मार्ग पर अधिकार कर लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र का हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है कला, साहित्य या वास्तुकला या धर्म में से सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो कला का हुआ था। इसी समय गांधार मूर्ति कला, गांधार कला या मथुरा कला, मथुरा कला को कुषाणों का जो है सानिध्य मिला था। गांधार को शक एवं कुषाण दोनों शासकों का संरक्षण प्राप्त था। गांधार मूर्तिकला जो है यथार्थवादी है, मथुरा मूर्तिकला है आदर्शवादी, और गांधार मूर्तिकला जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं जो मथुरा मूर्तिकला है ये बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों से संबंधित है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक द्वितीय ने के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी किसने चलाई थी? सबसे बड़े पैमाने पर, सबसे बड़े पैमाने पर जो स्वर्ण की मुद्रा चलाई थी ये चलाई थी गुप्तों ने। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था सबसे बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण मुद्रा। ठीक है। तब हो जाएगा कुषाण। यहाँ पे सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा तो गुप्त शासकों ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन था? तो कलिंग प्रदेश का जो महान शासक था वो खारवेल था। ठीक है। कलिंग का जो है प्रसिद्ध शासक कौन था? खारवेल। खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं। ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे देखा बताया था हमें, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आता है मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। ठीक है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। मौर्य वंश होता है 323 से 184 ईसा पूर्व का।
आखिरी शासक होता है बृहद्रथ। ठीक है। शुंग वंश 185 से 135 ईसा पूर्व तक, और कुषाण 58 से 174 ईस्वी तक। गुप्त शासक होता है 319 से 550 ईस्वी तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। अगर गुप्त साम्राज्य का संस्थापक पूछता तो श्रीगुप्त हो जाता, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। ठीक है। इसने उत्तरापथ और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराया था। इस वजह से इसको किसने कहा है? V.A. स्मिथ ने कहा है भारत का नेपोलियन। ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है गुप्त वंश से संबंधित था। ठीक है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो बताइए, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल के कहते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन तो हुए ही हुए, साथ ही वैज्ञानिक, साहित्यिक और कला के क्षेत्र में भी काफी सारे प्रगति हुए। अंतरिक्ष, ठीक है, गणित, इन काफी सारे परिवर्तन हुए। इस वजह से गुप्त काल कहा जाता है। कुतुब मीनार के पास स्थित जो स्तंभ है किस राजा ने बनवाया था? बताइए। मेहरौली का जो स्तंभ है किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली का स्तंभ लेख इससे संबंधित है। ये जो कुतुब मीनार के पास स्थित है ये मेहरौली का स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो गुप्त शासकों द्वारा जो चांदी का सिक्का जारी किया जाता था उसको कहा जाता था रूपक। ठीक है, रूपक। चांदी के सिक्के को रूपक कहते हैं। वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर जो थे एक, यहाँ पे इसको देखिएगा, शायद मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। वराहमिहिर दार्शनिक थे, यहाँ पे बता रहा नहीं, सॉरी, ये ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन। ठीक है, इसको सही करिएगा। जो है खगोलविद थे। वराहमिहिर जो है एक खगोलविद थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, फाहियान। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि उल्लिखित जो भारतीय राजा है वो भारतीय राजाओं का निम्न में से कौन सा एक कालक्रम सही है? ठीक है, तो कौन सा कालक्रम सही है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बाद समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त। नहीं, यहाँ पे सही हो जाएगा, पहले आता है श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त और उसके बाद स्कंदगुप्त और उसके बाद कई और शासक आते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा 20 दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? तो हूणों के आक्रमण से गुप्त के पश्चात जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलता पूर्वक रक्षा की थी? तो स्कंदगुप्त के समय में ही हूणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास कौन थे? इन्होंने किसके समकालीन थे? तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के
9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा हमारा? गुप्त काल के कवि थे। ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्यभट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आर्यभट्ट जो है गणितज्ञ थे। ठीक है, आर्यभट्ट जो है गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेन सांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? ऑप्शन क्या है? अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में? तो हेन सांग जो आया था वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थ यात्री ने एक बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया है? तो आईची ने जो भारत से आया था तीर्थ यात्री, बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का जो अनुवाद है वो चीनी भाषा में किया है संस्कृत से, आईचिंग ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तक्का देश के प्रधान स्वयं खेती करते थे और कहाँ है? ठीक है, कहाँ हो जाएगा यहाँ पे? तक्का देश के प्रधान किस यात्री ने कहा है कि तक्का देश के प्रधान स्वयं खेती करते थे? तो ये कहा है मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। ठीक है, और निम्न यात्रियों का कालक्रम कौन सा होगा देखना है। फाहियान, वेनशोंग, वेनशोंग होता है, वेनशोंग। ठीक है, मैगस्थनीज और हेनशोंग सिंह थॉमस रो, हेनशोंग फाहियान और सिंह, हेनशोंग फाहियान और थॉमस रो। थॉमस रो तो ये मॉडर्न इंडिया से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और आंसर जो हमारा सही हो जाएगा वो होगा हेनसॉन इत्सिंग और थॉमस रो। अच्छा यार ये ध्यान रखिएगा, ये थॉमस रो नहीं है, टॉमस रो था। ठीक है, यहाँ पे थॉमस रो है, तो इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा हेनसॉन इत्सिंग और थॉमस रो। अगला है हर्षवर्धन ने कौन से काल में शासन किया था? तो हर्षवर्धन ने कौन से काल में शासन किया था? हर्षवर्धन ने शासन किया था 7वीं शताब्दी के दौरान। एक मिनट क्वेश्चन देखिएगा फिर से। अच्छा ये इनमें से कोई नहीं जो है वो नहीं यहाँ पे है। ठीक है, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, तो 7वीं शताब्दी की सही है। और हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? क्या है? हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है, बताइए, कि बाणभट्ट और बरहमहीन? तो बाणभट्ट ने लिखी है हर्षवर्धन की कथा जो है, हर्षचरित लिखी है ना बाणभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा था हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? ठीक है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? तो कौन सा है? बाणभट्ट का जो हर्षचरित है वो हर्ष के समय की सबसे अच्छी जानकारी देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अश्वघोष जो है विक्रमादित्य के समय में था, बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन से संबंधित है, हरिश्चंद्र कनिष्क से संबंधित है, कालिदास समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो नहीं, ये जो है हरिश्चंद्र जो है समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति लिखी है हरिश्चंद्र ने। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, या विक्रमादित्य। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन से संबंधित है, ये सही है। अश्वघोष जो है विक्रमादित्य, ये नहीं सही है। आगे देखते हैं, अश्वघोष जो है स्कंदगुप्त के समय।
हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो हर्षवर्धन द्वारा रचित रत्नावली। ये नाटक की बात कर रहा है तो रत्नावली। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हर्ष ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? तो हर्ष ने पुलकेशन द्वितीय को हराया था। हर्षवर्धन ने पुलकेशन द्वितीय को हरा दिया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के राज्यकाल में कौन सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? तो सबसे बड़ा जो बौद्ध मठ था वो नालंदा महाविहार में स्थित था। ठीक है, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने कराई थी? बताइए, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने कराई थी? तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद चलिए हम बता देते हैं, कुमारगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? तो कन्नौज के हर्ष के समय में, कन्नौज में हर्ष के समय में जो है शशांक था, शासन कर रहा था। शशांक ने ही तो बोधि वृक्ष को कटवा दिया। और बोधि वृक्ष, ठीक है, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था, बोध गया जो सारनाथ का, नहीं, बोध गया में जो था। ठीक है, उसको कटवा दिया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो जो है कन्नौज। हर्ष का शासन कहाँ पे था? कन्नौज में। अगला क्वेश्चन है कि गंगों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? यानी गंग वंश की जो प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताइए कौन सी थी? गंग वंश की जो प्रथम राजधानी थी वो कालर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कामरूप किसका प्राचीन नाम है? ये इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। कामरूप जो है असम का प्राचीन नाम है। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो बंगाल के पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था, जो कि एक स्थानीय व्यक्ति था। और इसको क्या कहते हैं, अमीरों ने या फिर क्या कहते जो कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने गोपाल नामक एक व्यक्ति को सत्ता पर बैठा दिया था और इसी ने पाल वंश की स्थापना की थी। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का जो प्राचीन नाम था वो गौड़ था। ठीक है, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन है? शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो शिल्पाधिकारम की रचना की है लिंगो ने। लिंगो ने रचना की है शिल्पाधिकारम की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल रामायण किसकी जो है कृति है? तमिल रामायण जो है कंबन की कृति है। किसकी कृति है? कंबन की। अगला क्वेश्चन है कि चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता था वो कौन था? ठीक है, तो राजराज को, यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं है, इसमें आंसर सही होगा राजेंद्र चोल। ठीक है, राजेंद्र चोल, इसने गंगई कोंड चोल की जो उपाधि धारण की थी। ठीक है, और गंगई कोंड चोलपुरम नामक नगर की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन है कि किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था? तो बताइए, जो राजेंद्र चोल है, यहाँ ऑप्शन आगे पीछे हो गया है थोड़ा सा टाइपिंग में। ठीक है, तो राजेंद्र चोल जो है इसने जो है श्रीलंका पे आक्रमण कर दिया था। ठीक है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक था राजा राज द्वितीय। और किसके शासन काल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे? तो चोल काल जो है स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन नौसैनिक शक्ति था? तो चोलों के पास नौसैनिक शक्ति थी।
इनके रणनीतिक महत्व को देखते हुए नौसैनिक शक्ति थी। कहा जाता है कि जो हिंद महासागर है वो चोलों के लिए मात्र एक झील बन के रह गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है किसमें है? तो चोल राजवंश का जो मुख्य योगदान है वो एक संगठित स्थानीय शासन में है। ठीक है, इनके शासनकाल में, चोलों के शासनकाल में स्थानीय जो था प्रशासन बहुत ही सुदृढ़ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट राजवंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो राष्ट्रकूट राजवंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया बताइए? तैलप द्वारा। तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट राजवंश को उखाड़ फेंका था। अगला क्वेश्चन है कि पांडवों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र क्या था? पांडवों का जो सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था उनकी राजधानी थी मदुरै। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पल्लवों के राज्य की राजधानी क्या थी? तो पल्लवों के राज्य की राजधानी थी कांचीपुरम। पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया था? तो चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूटों का साम्राज्य आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी बादामी। इन्होंने बादामी को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलकेशन द्वितीय किससे पराजित हुआ था? तो पुलकेशन द्वितीय जो है नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुआ था। आगे देखते हैं कि चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किसे हराया था? तो चालुक्य शासन पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भी हरा दिया था। और किसको हराया था बताइए, ऊपर पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था कहाँ पे? सुदूर दक्षिण में, कि मालवा में, कि गुजरात में? तो चालुक्यों का जो साम्राज्य था वो दक्षिण में स्थापित था। काकतीय वंश कहाँ के शासक थे? तो काकतीय जो है कहाँ के शासक थे? आंध्र प्रदेश के शासक थे काकतीय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच कौन सा बेमेल में है, कौन सा एक दूसरे से सुमेलित नहीं है? तो पांड्य जो है उनके बीच, निम्नलिखित राज्यों और उनके बीच शासित क्षेत्रों के बीच में कौन सा बेमेल है? पांडवों की राजधानी दक्षिण में थी। ठीक है, होयसल जो है द्वार समुद्र, यादव यादव जो है देवगिरी, काकतीय वारंगल। तो इसमें जो है ये वाला बेमेल में है, ये बाकी सारा सुमेलित है। काकतीय वारंगल से संबंधित है, यादव देवगिरी से संबंधित है और होयसल द्वार समुद्र से। ठीक है, होयसल की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र थी। पंजाब के जो हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब के हिंदू शाही जो राजवंश था उसको कल्लर ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कनिष्क के लिए बौद्ध होने के लिए कौन उत्तरदायी था बताइए? अश्वमित्र था, अश्वघोष था, ये नागार्जुन था, कि बाण भट्ट थे, बाण भट्ट। बाण भट्ट, नागार्जुन, अश्वघोष या वसुमित्र। तो कनिष्क के बौद्ध होने के लिए जो जिम्मेदार था वो वसुमित्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मिलाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इंडो ग्रीक के, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन। ठीक है, अब इसको मिलाना किससे है? हिंद यवन,
शीथियन और पहलो। हिंदी यमन, शीथियन एंड पहलो। ठीक है, तो इंडो ग्रीक को मिलाना है पहले से, शक को मिलाना है, शक और पहलो, पार्थियन और शीथियन। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा आंसर? पहला सही है हमारा। ठीक है, पहले का पहला है, बी का 2 है और सी का 3 है। ठीक है, तीनों सुमेलित है। ठीक है, तुमने कुछ गलत बता दिया क्या? अच्छा, शीथियन को शक से मिलाना है और पार्थियन को पहलो को मिलाना है, तीनों सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन सी सूची है? शासक हैं और उनकी राजधानी है। शुंग वंश, चेदी वंश, सातवाहन और कुषाण, ऐसे लिखे। ठीक है, इसके आगे होगा विदिशा। नेक्स्ट क्या है? कली, कली क्या है उसके बाद? प्रतिष्ठान और पुरुषपुर। प्रतिष्ठान, पुरुषपुर। ठीक है, तो चेदी वंश की जो है, बताइए कौन सा मिलेगा? ठीक है, बी का मिलेगा दूसरे का कलिंग से। उसके बाद आगे देखते हैं। सातवाहनों की राजधानी क्या थी? सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। अब 2 मिल गया, उसके बाद आगे मिलाते हैं। ठीक है, कौन सा होगा पहले का? देखिए, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा, यानी एलिमिनेट करते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए, दूसरे का दूसरा, ठीक है, सी का सी, तो ए का फिर ए हो जाएगा, डी का डी हो जाएगा, यानी तीनों सुमेलित। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासक ने कैसर की उपाधि धारण की थी? तो हिंद शासकों ने, कि हिंद यमन शासकों ने, कि शक शासकों ने, कि कुषाण शासकों ने, कि सातवाहनों ने, किसने धारण की थी? तो सबसे पहले ये बता दें आपको कि कुषाण शासकों जो है, कुषाण शासकों ने जो है वो सीजर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, सीजर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? भरयुद्ध का स्तूप, सांची की स्तूप की वेदिकाएं और तोरण द्वार की भाजा स्तूप, किसका निर्माण जो शुंग काल में हुआ था? बता दें कि भरयुद्ध का स्तूप भी, सांची का स्तूप भी, भाजा का स्तूप, ये जो चारों हैं, और पहला क्या था? हाँ, तीनों और ये चारों, यानी कि सारे सही है, चारों आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की है? तो गुणाढ़ ने जो रचना की है वो किसकी की है? बुद्धचरित की रचना। गुणाढ़ ने बुद्धचरित की रचना की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे।
पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों को शनिचर देते थे। आगे देखते हैं। बौद्ध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से जो है वो बी वाला सही है, तीसरा वाला केवल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो कौन से अभिलेख में मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? बताइए। स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है, कि अशोक का गिरनार अभिलेख है, कि महाक्षत्रप रूपदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, कि गौतमी पुत्र शातकर्णी का नासिक अभिलेख है। तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें हमने आपको बताया था कि मौर्य, अशोक और रुद्रदामन तीनों के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में सोने के सिक्के कितने चलाए थे? तो सोने के सिक्के चलाए थे, नियमित रूप से सोने के सिक्के कितने चलाए थे? नियमित रूप से सोने के सिक्के जो चलाए थे वो कुषाण शासकों ने चलाए थे। किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश जो खारवेल था वो किससे संबंधित था? बताइए। चेदी वंश से संबंधित था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों में के सही संबंध में कौन सा सही है? तो पहले कौन आया? यूनानी शक कुषाण, यूनानी कुषाण शक, यूनानी शक यूनानी कुषाण, की शक कुषाण यूनानी, कौन आया? तो सबसे पहले कौन आया बताइए। सबसे पहले आए यूनानी, शक और कुषाण। ठीक है, पहला वाला ही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में आया था, कब आया था? तो प्रथम बार जो सैनिक शासन व्यवहार में आया था वो ग्रीको इंडियन द्वारा आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व दूसरी शती में अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था कौन था? यूनानी राज था कौन था जो अफगानिस्तान में स्थापित हुआ? तो बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो था वो प्राचीन काल में अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था। अगला क्वेश्चन है, चार धातुओं सोना, चांदी एवं शीशे के सम्मिश्रण से बनने वाला सिक्के को क्या कहते थे? तो चार धातुओं से जो मिलने वाला सिक्का होता था उसको कांसांतरा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों द्वारा व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले जो है तमिलों और चेरों ने व्यापार प्रारंभ किया था रोम के साथ, है ना? नहीं, इसमें यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। यहाँ पे शायद आंसर होना चाहिए कुषाणों ने। ठीक है, एक बार इसको चेक करिएगा, जहां तक कुषाणों में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का गौतमी पुत्र शातकर्णी जो था सबसे बड़ा शासक था। सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अधीन काम किया था? तो मौर्यों के अधीन काम किया था इन्होंने। ठीक है, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के थे? तो सबसे अधिक सिक्के शीशे के थे। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। चरक किसके राज्य के शक थे? तो चरक जो है कनिष्क के राज्य के शक थे। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जो जनक है वो कनिष्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता के लेखक कौन थे? तो चरक थे। भारतीयों के लिए महान शिल्प मार्ग किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? ठीक है, तो शुद्ध सोने की स्वर्ण मुद्रा कुषाण शासकों ने चलाई थी। किस शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो सबसे पहले विम कटफिशस ने
स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? वही किंग कन्फ्यूशियस ने चांदी की मुद्रा चलाई थी सबसे पहले, है ना। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार कला शैली। ये यूनानी और ग्रीक या भारतीय दोनों कला शैलियों का मिश्रण है गांधार कला शैली। ठीक है, तो यहीं पे हमारे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा जिससे सभी लोगों तक वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो थैंक यू।